हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। देखो हम लोगों ने अकाउंट्स में चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। चेंज इन पीएसआर में आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। देखो दो चीज़ें बची थी कॉन्सेप्ट में। सिर्फ कौन कौन सी दो चीज़ें बची थी। नंबर वन, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। अगर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस आपको रिटेन करने हैं बिजनेस में तो क्या करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज हम लोग ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं देखो, और इसके साथ हमारा चेंज इन पीएसआर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली बात हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दे रखा है, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे फुल डिटेल में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले केस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कहाँ से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा जब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स आपको बिजनेस में रिटेन करने हैं तो, ठीक है जी। देखो स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits, losses and reserves through partners capital account, that is when accumulated profits, losses and reserves are to be retained in the books। तो वही कहना चाह रहे हैं, इनको राइट ऑफ नहीं कर देना है, इनको खत्म नहीं कर देना है, इनको बुक्स में रिटेन करना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें तो हम लोग क्या करते थे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली डाल के खत्म कर देते थे, तो मतलब बुक्स में रिटेन नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो पूरे के पूरे राइट ऑफ हो जाते थे, ठीक। तो नए वाली बैलेंस शीट में शो नहीं होते थे, बट अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है बुक्स में रिटेन करना है, इसका मतलब नए वाली बैलेंस शीट में शो होंगे। तो हमें इस केस में क्या करना है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है यहाँ तक। चलो तो देखो क्या कहता है, स्टेप वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि नेट इफेक्ट निकाल लो, किसका, रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। तो मान लो फॉर एग्जांपल वही कहना चाह रहा है, आपके पास प्रॉफिट पड़े हैं जी 100 रुपए के, रिजर्व्स पड़े हुए हैं आपके पास 200 रुपए के, टोटल कितना हो गया 300। अब मान लो लॉसेस भी हैं आपके पास कितने के, 150 रुपए के। तो नेट इफेक्ट क्या आया, 150 रुपए, 150। तो इस तरह से नेट इफेक्ट निकाल लो। अब ये नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब अगर प्रॉफिट्स बचे तो पॉजिटिव है और लॉसेस बचे तो नेगेटिव है, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या करो, पहले तो नेट इफेक्ट निकाल लो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या करो, फिर आप गेन ऑब्लिक लॉस ऑफ शेयर निकाल लो कि चेंज इन पीएसआर की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने की वजह से किस पार्टनर ने तो गेन किया और किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो लॉस मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो गेनिंग शेयर भी निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग शेयर भी निकाल लो। उसके बाद क्या करो स्टेप 3 में, ये जो आपने नेट इफेक्ट निकाला था ना 150, अब इस 150 में देख लो आप, शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर कितना बनता है, शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना कितना बनता है, किस किस ने सेक्रीफाइस किया, किस किस ने गेन किया, उसके अकॉर्डिंग क्या करो आप, शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर का निकाल लो, शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का निकाल लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, और देखो शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर निकालना है तो क्या करो, नेट इफेक्ट जैसे कि ये 150 आया था आपका, इसको क्या करो, शेयर गेन्ड फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, शेयर गेन मतलब जिस पार्टनर ने गेन किया उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए निकालना है तो नेट इफेक्ट जो भी आया था, लाइक ये 150 आया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, शेयर सेक्रीफाइस से, कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया वो देख लो। तो भाई गेनिंग शेयर इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग शेयर ही तो बनेगा भाई, जितना मैंने गेन किया उतना सामने वाले ने सेक्रीफाइस किया होगा, या इसका रिवर्स भी कह सकते हो, जितना मैंने सेक्रीफाइस किया सामने वाले ने उतना ही तो गेन किया होगा, ना कम ना ज्यादा, राइट। और स्टेप 4 में क्या करो, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। क्या एडजस्टमेंट एंट्री कर दो भाई, देखो अगर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब अगर प्रॉफिट्स बचते हैं, है ना, तो जर्नल एंट्री क्या कर दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो करंट अकाउंट कब करेंगे आप, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, है ना, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करो।
तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट मतलब नेट लॉस आ रहा है तो नेट इफेक्ट लॉस आ रहा है तो रिवर्स कर दो एंट्री को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर जी बात यहाँ तक। अब देखो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको दिया है इसमें क्या कहना चाहता है, करीम, सलीम एंड रहीम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भाई 5:3:2, 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, मतलब एक तरह से ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है इनका, कब से, 1 अप्रैल 2018 से, राइट। अब देखो इनके पास जो इस डेट को, जिस डेट को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, उस डेट को इनके पास जनरल रिजर्व कितने के पड़े हैं, 150 के, कंटिजेंसी रिजर्व्स कितने के पड़े हैं, 25,000 के, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 75,000, और भाई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख का है। तो एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स है ना ये, तो आप कह सकते हैं एक तरह से ये लॉस है, और ऊपर वाले सब क्या हैं, एक तरह से ये प्रॉफिट्स हैं। तो नेट इफेक्ट निकाल लो पहले, तो सबसे पहले तो क्या करो, नेट इफेक्ट निकाल लो, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। तो देखो 3 तो प्रॉफिट थे अपने पास, 150 प्लस 25 प्लस 75, ये लो टोटल कितना हो गया 250, और लॉस कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला 1 लाख का, तो नेट इफेक्ट 150 बचता है। तो ये 150 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इट मीन्स प्रॉफिट है। तो जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए हमें, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री करनी है बस। ठीक है, तो पहले तो शेयर निकाल लो आप पार्टनर्स का, किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशो था तो 5:3:2 इनका, नया था 2:3:5, 5:3:2 का मतलब ओल्ड शेयर तो क्या हो गया 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू शेयर क्या हो गया 2:3:5 है ना, तो 2/10, 3/10, 5/10 हो गया। तो 5/10 में से अगर आप 2/10 माइनस करेंगे तो 3/10 आता है और प्लस का आता है, यहाँ 3/10 से 3/10 माइनस करेंगे तो ये तो नील हो जाएगा। इसका मतलब इसने ना तो सेक्रीफाइस किया ना इसने गेन किया। और अगर हम किसकी बात करें, लास्ट पार्टनर की, तो भाई 2/10 माइनस 5/10 करेंगे तो 3/10 नेगेटिव आएगा, तो इट मीन्स इसने तो गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया, और 3/10 ही तो बन रहा है देखो। तो ऊपर नेट इफेक्ट कितना आ रहा था हमारा 150, तो 150 का अगर हम 3/10 निकालें तो कितना आता है भाई 45,000, है ना। तो अब इस 45,000 का एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है हमें बस, भाई 3/10 ही तो गेन या सेक्रीफाइस हुआ है। और देखो पॉजिटिव रिजल्ट था तो क्या करना था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गेन कौन कर रहा है यहाँ, एफ ना, तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ है कौन यहाँ वैसे, टी ई एफ में कैसे आ गए हम लोग, अच्छा ये तो करीम, सलीम एंड रहीम थे, तो यहाँ नाम इनका चेंज हो गया भाई गलती से, ये लोग, सबसे पहला है करीम, दूसरा है रहीम, सलीम, दूसरा है सलीम, और भाई तीसरा है रहीम, है ना। तो क्या करें अब हम, रहीम को तो कर दो डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो कैपिटल आप फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हो ना, तो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले वाला कौन था भाई करीम, तो टू करीम्स कैपिटल, बस और क्या करना है, कितने से, और 45,000 से, 45,000 से, तो 45,000 से ये जनरल एंट्री पास ऑन कर दो आप। ठीक है, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल 45,000 से, दैट्स इट। ठीक, अब बैलेंस शीट में ये जुकेतु रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स सब शो होंगी, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो पीएसआर में चेंज कर रहे हो आज आप, और जब आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे हो,
तो हो सकता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो बुक्स में वैल्यू चल रही है वो तो कुछ और है और मार्केट में वैल्यू कुछ और है। ठीक है, अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो बिल्डिंग पड़ी हुई है पार्टनरशिप फर्म के पास। ये बिल्डिंग बुक्स में चल रही है 1 लाख रुपए की और मार्केट वैल्यू इस बिल्डिंग की आज की डेट में 1.5 लाख रुपए हो गई। ठीक, और आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है जो अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, ये प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। और वो भी किस रेशो में बंटना चाहिए? ओल्ड रेशो में। आज आप अगर रेशो नए वाली चेंज कर रहे हो तो नई रेशो में क्यों बांटेंगे भाई इसको? ये तो ओल्ड प्रॉफिट है, इसलिए ओल्ड रेशो में ही चेंज करना चाहिए, ओल्ड रेशो में ही इसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये तो पुराना प्रॉफिट है। आज के बाद जो प्रॉफिट होगा वही तो नई रेशो में बांटोगे आप। आज से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो तो पुरानी रेशो में ही बटेगा, राइट? तो क्या कहना चाहता है देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में जब भी हम पीएसआर में चेंजेस करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन करेंगे और उस रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ भी दो ट्रीटमेंट हो गए कि जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस होगा या रिवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो रिवैल्यूएशन को अगर बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, फिर तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा क्या करना, आप उसको ओल्ड पार्टनर्स में प्लस ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर देना। ठीक, और ये जो चेंजेस हैं रिवैल्यूएशन जो आपने किया उसके जो चेंजेस हैं, चेंजेस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स मतलब उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। मीन्स बैलेंस शीट में जो हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाएंगे वो आज भी ओल्ड वैल्यूज पे दिखाएंगे, नई वैल्यूज पे नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी बस, पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। समझ रहे हैं बात मेरी? तो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन करोगे अगर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है मतलब बैलेंस शीट में नए वाली वैल्यूज दिखानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको सीधे सीधे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। और अगर ये आप ये जो चेंजेस हैं इनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मतलब आज की डेट में भी बैलेंस शीट में जो आप एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाओगे वो ओल्ड वैल्यूज पे दिखाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, नेट इफेक्ट निकाल लेना, उससे एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा तो अगेन क्या चलेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नेट इफेक्ट अगर लॉस आता है तो रिवर्स कर देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर कर देना। क्लियर है बात मेरी? चलो जी ठीक है। देखो इसमें दो सिचुएशन है जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी। The partners may decide to record the revised values of assets and liabilities in the books and not to record the revised values of the assets and liabilities. तो पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, when revised values of assets and liabilities are to be recorded, कि जब आपको revised values को record करना है तो क्या करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग देखो आगे बनाते ही रहेंगे, पार्टनर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनेगा और भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी बनेगा, डेथ ऑफ पार्टनर में भी बनेगा, इन सभी केसेस में बनेगा ही बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या करते हो, टू साइड में दिखाते हो। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना तो भाई टू साइड में दिखाना है, बस एक चीज याद रख लो ये, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में जाएगा। तो इसका मतलब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कहाँ जाएगा, इसका अपोजिट कहाँ जाएगा, बाई साइड में जाएगा। और लायबिलिटीज के केस में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो अब एक बात सोचो, जब एसेट्स की डिक्रीज आपने टू साइड में दिखाई है तो लायबिलिटीज का इंक्रीज टू साइड में दिखाना चाहिए, फिर ये लो। और जब लायबिलिटीज की इंक्रीज आपने टू साइड में दिखाई है तो लायबिलिटीज का डिक्रीज किधर दिखाओगे, बाई साइड में दिखाओगे, दैट्स इट।
ठीक है यहाँ तक। अब इसी में रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड में कई बार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अराइज हो जाती हैं कि मान लो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है जो हमने बुक्स में अभी तक नहीं दिखाया था, दिखाना तो है भाई, देने तो पड़ेंगे वो भी दिखाओ टू साइड में। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन देनी है तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये भी दिखाना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। तो जिसको रेम्युनरेशन देनी है उसी के नाम से दिखा देना, लाइक एक्स को रेम्युनरेशन देनी है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रेम्युनरेशन। कुछ रिवैल्यूएशन के एसेट्स और लायबिलिटीज का जो आपने रिवैल्यूएशन कराया किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू कराया, एजेंट के थ्रू कराया, तो उसको आपने कुछ खर्चा भी दिया होगा, है ना, तो वो सब भी आ जाता है टू साइड में, कैश या बैंक। ठीक, अब एक बात सोचो, देखो अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अराइज हुई थी तो टू साइड में दिखाया, अनरिकॉर्डेड एसेट अराइज होगी तो बाई साइड में दिखा देना। ठीक है यहाँ तक बात। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अगर देखो टू साइड में बचेगा तो ये गेन है या प्रॉफिट कहलाता है, और देखो बाई साइड में बचेगा तो ये लॉस कहलाता है। और ट्रांसफर कहाँ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हो तो कहाँ ट्रांसफर करो, करंट अकाउंट में, राइट। और अगर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो कहाँ ट्रांसफर कर दो, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट, उसमें कैपिटल अकाउंट में, राइट। ऐसे लॉसेस की बात है ना। तो बाई साइड में जो लॉस आया कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर देना इसको, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो रिवैल्यूएशन को या चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, राइट। ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका रिवैल्यूएशन का। तो ये लो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। ये तीन पार्टनर हैं जी, अनिल, मानवी एंड पायल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है, कैपिटल्स भी हैं ये सब, एसेट्स भी दे रखी हैं भाई ये सब, लायबिलिटीज भी हैं, है ना। चलो, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहना चाहता है, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो में बांटना चाहते हैं, 2:2:1 की रेशियो में। तो पुराना शेयर क्या था इनका, पुराना शेयर था भाई 5:3:2, नया शेयर है 2:1 फर्स्ट अप्रैल से। और फर्स्ट अप्रैल को जब इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया ना, तो ये सब चीजें निकल के आई। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट कर देना है 10% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बना देता हूँ इसका यहाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू साइड में क्या दिखाना था भाई, डिक्रीज इन एसेट्स की इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, बस एक चीज याद रख लो, बाकी तीनों अपने आप याद हो जाएंगी। तो डिक्रीज इन एसेट्स हैं तो टू साइड में, और इंक्रीज इन एसेट्स हैं तो बाई साइड में। तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है 10% से। तो कहाँ लिखूं, बाई साइड में ना, कहाँ लिखूं इसको, बाई साइड में। ये लो जी, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, है ना। ठीक है, सबसे पहले किसका आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग का, 10% से बढ़ा देना है। तो 10% चेक करो भाई कितना बनता है ये, लैंड एंड बिल्डिंग का 10%। लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी, देखो 2,60,000 थी, इसका अगर हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो 26,000 आएगा। लो जी 26,000 ले लो, कहाँ लिख दो, रिवैल्यूएशन के बाई साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। देखो क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बल्कि आपको मैंने बुक या हैंडआउट जो दे रखे हैं उसमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वहां से देखो, सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ यहाँ अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखो। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, तो मशीनरी को रिड्यूस कर देना है, तो क्या लिखो यहाँ, टू डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स में सबसे पहले किस एसेट को डिक्रीज किया आपने, मशीनरी को,
है ना, कितना डिक्रीज कर दूं, देखो 15% डिक्रीज करना है, तो 350 का 15% निकालो, कैलकुलेट करो कितना आता है। ठीक है जी, तो 350 का अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे तो 52,500 आएगा। ये लो 52,500 आ गया जी। उसके बाद क्या कहता है, स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू रुपीज 1 लाख। कहते हैं स्टॉक को 1 लाख रुपए तक बढ़ा देना है। वो ये नहीं कहना चाह रहा स्टॉक को 1 लाख से बढ़ा देना है, दोनों बातों में फर्क है। क्या कह रहा है, स्टॉक को 1 लाख तक बढ़ा देना है। अभी स्टॉक कितना है 90,000, तो स्टॉक को कितना इंक्रीज कर देना है मुझे 10,000 रुपए से। तो लो जी, स्टॉक भी इंक्रीज हो गया कितने से, 10,000 से। डन। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करोगे तो इसकी वजह से डेटर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, सोच लो। तो देखो प्रोविजन क्रिएट करना है तो डेटर्स डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे तो टू साइड में दिखा दो, ये लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बनेगा, ये प्रोविजन आपको क्रिएट करना था 5%, डेटर्स थे कितने के 1 लाख के, तो 1 लाख का 5% निकालोगे तो 5,000 रुपये आएगा भाई। चलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ। कहते हैं क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज टू बी रिटन बैक। कहते हैं क्रेडिटर है 5,000 रुपये वाला, वो कह रहा है कि पैसे लेगा ही नहीं वो हमसे, उसने हमें पैसे छोड़ दिए एक तरह से। अब एक बार बताओ, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो टू साइड में लिखते हो, तो लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो कहाँ लिखोगे, बाई साइड। क्या लिख दूं, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5,000 के। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो एडजस्टमेंट में, ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। ठीक है, देखो जो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इसने दिया है कितने का, 10,000 का। ऊपर चेक करो बैलेंस शीट में ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वहां से एडजस्ट हो जाएगा। बट काश अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेते हम ये। तो इस बार तो WCR हमारे पास ऑलरेडी पड़ा ही है, वहीं से क्लेम क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको रिवैल्यूएशन में दिखाने की जरूरत नहीं है। बट WCR नहीं होता तब रिवैल्यूएशन ना आता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट में हो। An expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer। तो क्या कहना चाह रहा है कि चार्टर्ड इंजीनियर से रिवैल्यूएशन कराया जी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उसको भी पैसे दिए होंगे, तो ये खर्चा हो गया, टू साइड में दिखा दो जी लो, टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितने से, 2,000 से। और कुछ बचा है जी रिवैल्यूएशन में, नहीं बचा। डन, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। लो जी अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अब देखो टू साइड में बच रहा है, बाई साइड में बच रहा है, किस साइड का टोटल ज्यादा है, टू साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है ना। कितना आ रहा है ये, 5 और 2 7 और 2 9, 59,500, 59,500 माइनस कर लो इसमें से 005, और ये हो जाएगा जी 6 और 5 11 और 8 19, 6 और 5 11 और 8 19, 9 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 18,500 रुपये। राइट, तो जो 18,500 है ये एक तरह से क्या आ गया, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। और अभी हम देखो फर्स्ट सिचुएशन में है जिसमें पार्टनर्स लोग क्या चाहते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो एज इट इज बाय पार्टनर्स कैपिटल, और वो भी ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ, अनिल, मानवी एंड पायल, अनिल, मानवी एंड पायल। किस रेशो में बांट दूं बताओ, 5 3 2 की रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में बांटना है ना भाई। तो डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 18,500 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 1850 आता है, इंटू 5 करें तो 9250 आता है ना। और 1850 इंटू 3 करें तो कितना आता है, ये आता है 5550, 5550। फिर 1850 इंटू 2 करें तो ये आता है जी 3700 रुपये।
और इन तीनों का टोटल 18,500 बनना चाहिए ना। 0 5 5 10 1 और 2 3 और 5 8 और 7 15 5 1 और 9 10 और 5 15 3 18 पूरा आ गया जी 18,500। एक तरह से लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन का क्या आ गया, ये लॉस आ गया। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं खत्म हो जाता है, ये एज इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। तो ये तो कब था, जब वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और देखो अगर रिकॉर्ड करना नहीं चाहते ना तो उस केस में तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो 18,500 आया ना, ये एक तरह से लॉस आ गया हमारा। ठीक है, तो ये जो 18,500 आया है ये एक तरह से लॉस आ गया ना, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैं सेकंड सिचुएशन समझाने की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ सेकंड सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, नोट टू रिकॉर्ड द चेंजेस है ना, नोट टू रिकॉर्ड चेंजेस। तो उस केस में क्या करना है, पहली बात तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना, ये वर्किंग नोट में बना देना है, ये सॉल्यूशन में नहीं बनाना है एक तरह से, राइट। और वहां से जो ये नेट प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो मान लो लॉस आया 18,500, तो इस केस में आप क्या करते हैं, फिर पहले तो शेयर निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये निकाल लो। और फिर क्या करो, देखो अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देना। ठीक है, और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस आता है तो रिवर्स कर देना बस, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कर देना, ये करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट पे या तो वर्किंग नोट में बना लेना इसको, और या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में बना देते हैं हम लोग इसको। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे बना देते हैं, देखो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे बना देते हैं, ये लो। तो जैसे रिवैल्यूएशन के टू साइड में हम लोगों ने क्या किया था, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज किया था, और इंक्रीज किस साइड में किया था, बाई साइड में। तो पहले तो प्रॉफिट्स वाली आइटम ले लो आप, मीन्स बाई साइड वाली। तो इंक्रीज इन एसेट्स ले लेना, जो जो भी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज इन लायबिलिटीज ले लेना। ठीक है, ये टोटल कर लेना, इसमें से माइनस कर देना फिर डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया ये लो, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में माइनस कर लेना। अब ये जो आया, अब अगर ये पॉजिटिव है तो एक तरह से प्रॉफिट है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या कर दें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो रिवर्स कर देना। तो उस केस में रिवर्स क्या कर दूं, देखो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है टू गेनिंग पार्टनर्स। डन, ये कर देना है बस। और देखो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो ओल्ड वैल्यूज पे ही आएंगी सेकंड सिचुएशन में, ये भी याद रखना। ठीक है मेरी बात यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड सिचुएशन का। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, सेकंड सिचुएशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये लो, व्हेन रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, है ना, तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है तो सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हो आप। और देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो किया हम लोगों ने जो अभी मैंने समझाया। स्टेप वन में तो क्या करो, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन निकाल लो। क्या करो, इंक्रीज इन एसेट्स ले लो, डिक्रीज इन लायबिलिटीज ले लो पहले तो, ये लो। फिर उसमें क्या करो, माइनस करो डिक्रीज इन एसेट्स
और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ये आउटर कॉलम में जोड़ के माइनस कर लो, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है ना, ये तो बताया था मैंने अभी। पॉजिटिव आएगा तो, नेगेटिव आएगा तो लॉस है। ठीक, चलो तो देखो अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये है जी लो क्वेश्चन, ए बी एंड सी। तो आपको नोट्स में भी मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से पढ़ लो ये क्वेश्चन। ए बी एंड सी 5-3-2 की रेशो में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और फ्यूचर में 2-3-5 करना चाहते हैं, राइट। तो नया रेशो क्या है 2-3-5, ओल्ड रेशो क्या है 5-3-2। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहीं से देखना, फिर स्क्रीनशॉट से मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ फिर। डन, चलो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं अब एक बार चेक करो जरा। पहले तो एसेट्स की इंक्रीज देख लो और लायबिलिटीज की डिक्रीज कौन कौन सी हैं। तो भाई अगर आप चेक करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 5,50,000 की हो गई। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 50,000 का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 250 से 240 हो गई, तो 10,000 का डिक्रीज हुआ, तो ये तो माइनस में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 से 55,000 के हो गए, तो 5,000 से क्रेडिटर्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 60,000 से बढ़ के 75 हो गए, तो इसका मतलब 15,000 के आउटस्टैंडिंग बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो माइनस करो इसको भी, राइट। अब इनका नेट इफेक्ट निकाल लो भाई। तो देखो प्रॉफिट के तो हुए 55 और लॉस के हुए 25, तो 30,000 आपका प्रॉफिट आ गया एक तरह से ये। अब आप क्या करोगे, शेयर निकाल लोगे किसका, गेनिंग पार्टनर्स का एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। तो अगर आप चेक करोगे इनका पुराना रेशो क्या था भाई 5-3-2, तो 5/10, 3/10, 2/10, और नया शेयर क्या था इनका 2-3-5, तो 2/10, 3/10, 5/10। ठीक है यहाँ तक। तो इसका तो 3/10 सेक्रीफाइस आ गया, इसका 3/10 गेन आ गया। तो अभी जो हमने नेट इफेक्ट निकाला था ना भाई 30,000, इसका क्या करूं मैं 3/10 कैलकुलेट कर लो पहले। तो 30,000 का 3/10 अगर कैलकुलेट करोगे तो 9,000 आएगा। ठीक है, और क्योंकि देखो अभी हमारा नेट इफेक्ट में प्रॉफिट आ रहा था, लॉस आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, तो इसका हम मतलब हमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा बस। तो कितना आया था ये अभी हमारा 9,000, तो 9,000 से एंट्री कर देंगे। अब एक बार बताओ यहाँ गेन कौन कर रहा था, गेन तो कर रहा था सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए। तो एंट्री क्या करें, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और ये एंट्री देखो इन्होंने की भी है, जनरल एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 9,000 से। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम ये जो चेंजेस हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, ये हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो बुक्स में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएंगी वो ओल्ड वैल्यूज पे ही आएंगी, अभी भी रिवाइज वैल्यूज पे नहीं आएंगी। डन, ठीक है जी। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। किसकी, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट भी बनाएंगे, राइट। तो देखो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, अमर, तरुण एंड अखिल ये 3 पार्टनर्स थे भाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 5-3-2। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है पूरी, देखो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो बैलेंस शीट के जस्ट बाद कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये अब लोग चेंज करना चाह रहे हैं, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। कब से, 1 अप्रैल 2018 से। ठीक, और देखो एसेट्स और लायबिलिटीज में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं ये लोग। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2, इंक्रीज्ड टू मतलब 2,20,000 तक बढ़ा देना है, 220 से नहीं बढ़ाना है, याद रखना 2 और बाय में फर्क होता है। अगर लिखा होता है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 220, तो इसका मतलब 2,20,000 रुपए से और बढ़ा देना है, और लिखा है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू, तो इसका मतलब 2,20,000 तक बढ़ा देना है। अभी स्टॉक कितना है वैसे, अभी स्टॉक है देखो 2 लाख, तो अगर हम इसको 2,20,000 तक बढ़ा दें तो इसका मतलब 20,000 का ही अप्रिसिएशन होगा, 2,20,000 का नहीं होगा। ऐसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया है, फर्नीचर भी दिया है, कंप्यूटर्स भी दिया है, गुडविल भी दी हुई है फर्म की, है ना। तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन भी बता दिया इन्होंने यहाँ। और साथ में क्या कहते हैं देखो, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। तो इट मीन्स पार्टनर्स लोग क्या चाहते हैं,
कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड ना करें। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएंगी वो ओल्ड वैल्यूज पे ही आएंगी। तो हमें क्या करना है इस केस में, सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है चेंजेस के लिए, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। ठीक है, तो चेंजेस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। दे आल्सो डिसाइडेड द रिजर्व एंड P&L अकाउंट बैलेंस बी कैरिड एट द सेम वैल्यूज। तो कहते हैं जो बैलेंस शीट में हमारे पास ऑलरेडी P&L या रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको भी सेम वैल्यूज पे ही बुक्स में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो मतलब इसके लिए भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल में डाल के इसको खत्म नहीं करना है, इसके लिए भी सिंगल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, आपसे पूछ रहा है बता दो रिकॉर्ड्स बना दो इनके पूरे। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या होना चाहिए, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देना चाहिए। गेनिंग शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर है ना, निकाल देते हैं। चलो ये लो जी, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो इनका ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2, 5:3:2 था। और नया रेशो क्या था, 2:1, 2:2:1। तो ओल्ड शेयर 5:3:2 है तो 5/10, 3/10, 2/10 हो गया। और नया रेशो 2:1 है तो 2/5, 2/5, 1/5 हो गया। अब ओल्ड माइनस न्यू शेयर अगर आप करते हो तो क्या निकल के आता है, पॉजिटिव आता है, तो सेक्रीफाइसिंग होता है भाई। तो इसका कितना आ गया देखो, सेक्रीफाइसिंग 1/10। तरुण की बात करें तो 3/10 माइनस 2/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/10 आया, मतलब ये गेन कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर उसकी बात करें अखिल की तो 2/10 माइनस 1/5, ये तो एक ही बात हो गई, 2/10 माइनस 1/5 तो नील हो गया। तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, नेट इफेक्ट ये निकला। राइट, अब नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन भी निकाल लो एक बार। लो जी, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन भी निकाल लो। इसमें क्या कहना चाह रहा था, स्टॉक को बढ़ा देना है 2,20,000 तक, तो 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया। ये लो 20,000 का तो प्रॉफिट हो गया जी। राइट, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देनी है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। ऑलरेडी जो अपने पास प्रोविजन पड़ा हुआ है वो कितने का है, 10,000 का। वो कह रहा है प्रोविजन को 2,000 से घटा दो, तो प्रोविजन कम हो जाएगा तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो 2,000 का ये भी प्रॉफिट हो गया, एक तरह से टोटल प्रॉफिट हो गया 22,000 का। उसके बाद क्या कहता है, फर्नीचर को 20% से रिड्यूस कर देना है भाई, कर दो। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 50,000 का 20% निकालोगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 रुपये से फर्नीचर को रिड्यूस कर दो, तो ये लॉस हो गया। फिर क्या कहता है, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस 2,70,000। तो कंप्यूटर्स को 270 तक रिड्यूस कर देना है। ऑलरेडी कितने थे, 3 लाख के, तो 3 लाख को अगर घटा के 270 कर दूं तो इसका मतलब 30,000 की डिक्रीज हो रही है, तो ये भी लॉस हो गया 30,000 का। तो टोटल लॉस तो हो गया एक तरह से 40,000 का, टोटल प्रॉफिट हो गया 22 का। तो इट मीन्स 18,000 का ये लॉस आ गया हमारा। 18,000 का ये क्या आ गया, 18,000 का क्या आ गया, ये हमारा लॉस आ गया एक तरह से। अब इसी में चाहो तो रिजर्व्स और P&L का एडजस्टमेंट एंट्री भी कर दें, उसका भी इफेक्ट डाल दें। चलो जी, ये तो लॉस हो गया। अब एक बात देखो, क्वेश्चन में आपके पास P&L है क्या, 30,000 का P&L है। राइट, तो 30,000 का P&L मतलब लायबिलिटी साइड में दिया है, प्रॉफिट है। तो ये 18,000 तो लॉस था और 30,000 रुपये का P&L मतलब प्रॉफिट हो गया। ये सिंगल एंट्री कर देंगे ना, अलग अलग करने के बजाय। भाई एक एंट्री में रिवैल्यूएशन के लिए करूं और एक एंट्री रिजर्व्स एंड P&L के लिए करूं, बेटर है दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री ही कर दूं एक ही। तो P&L अकाउंट कितना है, 30,000 है। ठीक है, और कुछ दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ 80,000 का, ये भी प्रॉफिट है जी, ये भी प्रॉफिट है। लो डन। उसके बाद और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कुछ है और, जो गुडविल है देखो, ये भी तो एक तरह से प्रॉफिट ही है फर्म का। तो ये गुडविल को भी ले लो, कितना है नई फर्म की गुडविल, 1,00,000। अब ये प्रॉफिट लॉस करके नेट इफेक्ट क्या आता है, 1,92,000 का प्रॉफिट आता है। ये अमाउंट एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट। तो देखो क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो एंट्री क्या करनी चाहिए हमें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बस। ठीक है, और अब बुक्स में कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो कुछ चलेगा ओल्ड वैल्यूज पे चलेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज भी, रिजर्व्स भी, प्रॉफिट्स भी। और गुडविल बुक्स में आएगी नहीं क्योंकि वो भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिया हम लोगों ने। राइट, तो 1,92,000 तो टोटल आ गया।
अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कितना बन रहा था चेक करना भाई, ये था आपका 1/10, तो इसका 1/10 निकाल लो पहले तो 192 का 1/10 अगर निकालोगे तो कितना आएगा 19,200, तो 19,200 से ये एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दो बस। चेक करो इन्होंने ये एंट्री की है क्या, ये रहा लो 19,200 से डेबिट तो कर दो किसको, गेनिंग पार्टनर को, क्रेडिट कर दो किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ये इन्होंने भी किया। ठीक है यहाँ तक बात। डन। तो देखो एंट्री भी की हुई है इन्होंने, ये रही तरुण डेबिट टू अमर, तरुण डेबिट टू अमर। तो जरा चेक करना भाई सेकंड वाला पार्टनर कौन था, तरुण ही तो था। हाँ, तरुण डेबिट टू अमर। डन। ये एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है बस। अब डायरेक्टली अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं इसकी, देखो रिवैल्यूएशन तो बनाने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में किया होगा ये भी जो आपने स्टेटमेंट किया था, नेट इफेक्ट निकाला था, राइट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही तो चेंज आया, हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है वो। अब जरा कैपिटल देख लो, तरुण को डेबिट किया था ना, चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने का था तरुण, ये रहा 180 का था। ये तरुण क्या है यहाँ, क्रेडिट है 1,80,000 से, ठीक। और तरुण को हमने डेबिट किया भी क्रेडिट किया 19,200 में, चेक कर लो एक बार, तरुण को हमने डेबिट किया 19,200 से, तो तरुण की नए वाली कैपिटल कितनी आ जाएगी, इसमें से 19,200 माइनस कर लेना और अमर में ऐड कर देना, तो अमर की कैपिटल नए वाली 3,19,200 आ जाएगी, और तरुण की नए वाली कैपिटल कितनी आएगी, 180 में से 19,200 माइनस कर लो, 1,60,800, और बाकी सब एज इट इज रहेगा बैलेंस शीट में, और कुछ तो चेंजेस आए नहीं। चेक कर लो, ये रहा 1,60,800 और 3,19,200, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। एसेट्स भी लायबिलिटीज भी, उनमें भी कोई चेंजेस नहीं करने हमें, ठीक है। और रिजर्व्स और जो P&L वगैरह पड़े थे उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री कर दी हमने उसकी, क्योंकि पार्टनर्स ये चाहते थे उनको हम ओल्ड फिगर्स भी दिखाएं अभी भी, ठीक है। तो ये था जी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड चेंज इन PSR। तो इसके साथ हमारा चेंज इन PSR कंप्लीटली खत्म हो जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हम लोग कहाँ करेंगे, वो हम लोग करेंगे भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग वहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।